हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे हिंदी। दिस इज सिया वर्मा। सो स्टार्ट करते हैं आज का यानी 29 एंड 30 अक्टूबर का करंट सेशन विद रिवीजन एंड स्टैटिक जीके। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने रेफरेंस पेट्रोल और डीजल का उत्पादन शुरू किया है? सो न्यूज में रहा है रेफरेंस पेट्रोल और डीजल। हाल ही में इंडिया बन चुकी है उन चार कंट्रीज में से एक जिसने खुद स्वदेश रूप से उत्पादित करना स्टार्ट कर दिया है रेफरेंस पेट्रोल और डीजल। और इंडिया में भी किसने किया है? सो इंडिया में किया है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने, आईओसी। सो आंसर होगा आईओसी। सो इस प्रकार इंडिया में पहली बार आईओसी बन चुकी है रेफरेंस पेट्रोल और डीजल का उत्पादन शुरू करने वाली पहली संस्था। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर रेफरेंस पेट्रोल और डीजल ये क्या होता है। सो एक्चुअल में जो रेफरेंस पेट्रोल और डीजल होता है ये गैसोलीन प्लस डीजल का ईंधन होता है जिसको यूज किया जाता है किसमें? ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में। ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में इसको यूज किया जाता है और भारत इसे बनाने वाला बन चुका है फोर्थ कंट्री। तो भारत बन चुका है इसको बनाने वाला फोर्थ कंट्री। सो इस प्रकार स्वदेश रूप से ये विकसित हुआ है। तो आयात पर निर्भरता अब क्या रहेगी? कम रहेगी। और इसका उद्घाटन अभी किसने करा है? हरदीप सिंह पुरी ने करा है। हरदीप सिंह पुरी कौन है? हमारे केंद्रीय मंत्री किसके? पेट्रोलियम एंड प्राकृतिक गैस। सो पेट्रोलियम एंड प्राकृतिक गैस के जो केंद्रीय मंत्री है हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने ही हाल में रेफरेंस पेट्रोल और डीजल का उद्घाटन किया है। ठीक है, अब देखिए रेफरेंस पेट्रोल और डीजल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि इसका जो ऑक्टेन नंबर है वो क्या है, कौन से ऑक्टेन नंबर पे ये आता है। सो ये आता है 97 ऑक्टेन नंबर पे। ऑक्टेन नंबर का मतलब हो गया ज्वलन गुणवत्ता, यानी ज्वलन गुणवत्ता को मापने की इकाई है ये। जो ज्वलन गुणवत्ता को शो करता है, तो रेफरेंस पेट्रोल और डीजल की जो ज्वलन गुणवत्ता है वो ऑक्टेन नंबर 97 से निर्धारित की गई। ठीक है, ये जो रेफरेंस फ्यूल है ये अत्यधिक स्पेशल है, बहुत ज्यादा विशिष्ट है ये। उच्च कोटि का ईंधन हम बोल सकते हैं इसको। सो इस उच्च कोटि के ईंधन को भी भारत ने अब बना लिया है। ठीक है, इसी के साथ अलग से एक क्वेश्चन एनर्जी से रिलेटेड क्षेत्र में ये था कि 2047 इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये है भारत का टारगेट ईयर। क्या बनना है? ऊर्जा स्वतंत्र बनने का भारत का टारगेट। श्रीनर, इस पंक्ति को दो पे कर दे। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे रिवाइज करने वाले कंपनी रिलेटेड क्वेश्चंस कि कौन कौन सी कंपनीज अभी न्यूज में रही, क्या क्या उनके प्रोडक्ट है। सो बात करते हैं, किस जहाज निर्माण कंपनी ने स्टिल्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक प्रोजेक्ट 15B श्रेणी का तीसरा जहाज आईएनएस इम्फाल वितरित किया? तो ये किस कंपनी ने किया था? मझगांव डाक शिप बिल्डर्स ने। इस कंपनी ने क्वांटम एआई और सेमीकंडक्टर्स पर इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय से जुड़ी संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। सो ये किया था आईबीएम ने। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने भारतीय तट रक्षक आईसीजी के लिए एक प्रशिक्षण जहाज के निर्माण के लिए किस जहाज निर्माण कंपनी के साथ साझेदारी की थी? मझगांव डाक शिप बिल्डर्स के साथ हुआ था ये। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने कौशल भारत मिशन के तहत सुपर पावर रिटेलर प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की? कोको कोला के साथ भी। किस देश ने किसी कंपनी पर पहली बार अंतरिक्ष मलबा जुर्माना लगाया? यूएसए ने लगा। तेज किफायती ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला प्रोजेक्ट वाइपर कुइपर किस कंपनी का है? वीरांगना का है ये। और मिड ओशियन एनर्जी का अधिग्रहण करके किस वैश्विक कंपनी ने तरलीकृत प्राकृतिक गैस बाजार में प्रवेश किया है? रामाको ने किया है। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है? सो बात की जा रही है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई की। सो कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की बात की जाए तो 14 अक्टूबर 2003 को ये फॉर्म हुई थी। ठीक है, और कौन सा अधिनियम? प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत इसको बनाया गया था। ठीक है,
टोटल इसमें 6 सदस्य होते हैं और एक लीडर होता है, एक अध्यक्ष होता है। और प्रेजेंट में जो अध्यक्ष है इसके वो कौन है? रवनीत कौर है, आईएएस पोस्ट के ऑफिसर है ये रवनीत कौर। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। न्यूज में ये इसलिए रहा क्योंकि हाल ही में जो अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क है, यूएन से रिलेटेड अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क, सो अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क की 18 सदस्यीय संचालन समिति में एक प्रतिनिधित्व के रूप में स्थान मिला है किसे? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। सो यूएन द्वारा निर्मित अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क के 18 सदस्यीय संचालन समिति में प्रतिनिधित्व करेगा कौन? इंडिया का भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। इसलिए ये न्यूज में रहा। देखिए कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, सो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ये क्या काम करती है? सो ये एक्चुअल में ये जो मंत्रालय है ये औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र में भारतीय उद्योगों के लिए जिम्मेदार है। इसमें औद्योगिक एंड सेवा क्षेत्र में। फाइन। अब हम देखते हैं मिनिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस, जितने भी मंत्रालय से रिलेटेड क्वेश्चंस रहे हम एक बार उसको फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। एनसीएएल किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत स्थापित निर्यात निकाय है? सहकारिता मंत्रालय के तहत। वित्त मंत्रालय के साथ किस संस्थान ने कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव 2023 की मेजबानी की? आर्थिक विकास संस्थान के साथ। प्रोजेक्ट उद्योग जो खबरों में दिखा गया था किस केंद्रीय मंत्रालय से है? रक्षा मंत्रालय से। केंद्रीय मंत्रालय द्वारा कपड़ा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए कपास का ब्रांड नेम क्या है? कस्तूरी कॉटन भारत। खबरों में देखा गया अनुभव पोर्टल किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से। किस कंपनी ने क्वांटम एआई और सेमीकंडक्टर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय मेइटी से जुड़ी संस्थाओं के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? आईबीएम ने। और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने राज्यों के साथ डिजिटल फसल सर्वेक्षण कब के लिए कहा है? कहाँ से के लिए कहा है? कब से? जुलाई 24 से। फाइन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है पुलिस अनुप्रयोगों के लिए 5G तकनीक के उपयोग पर केंद्रित राष्ट्रीय हैकेथॉन का नाम क्या है? सो राष्ट्रीय हैकेथॉन का नाम पूछा जा रहा है। आंसर है विमर्श 23, ये है। सो पुलिस अनुप्रयोगों के लिए 5G तकनीक के यूज को बताने के लिए राष्ट्रीय हैकेथॉन आयोजित किया गया। कहाँ पर आयोजित किया गया? न्यू दिल्ली में। और किस नाम से किया गया? विमर्श 23। ठीक है, सिंपल सा एजेंडा है। पुलिस के लिए 5G टेक्नोलॉजी के यूज के लिए इसको डेवलप किया गया है। और जो पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? पुलिस अनुसंधान एंड विकास ब्यूरो। इनके जो अध्यक्ष है वो कौन है? बालाजी श्रीवास्तव। ये आप ध्यान रख सकते हैं। सो बालाजी श्रीवास्तव के द्वारा ही इस केंद्रीय राष्ट्रीय हैकेथॉन विमर्श 2023 का उद्घाटन किया गया न्यू दिल्ली में। फाइन। अब हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो न्यूज में रहे थे। फर्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके निर्मित अमेज 28 नामक अपनी पहली इमारत का उद्घाटन किया था? केरल ने किया था। हाल के एक अध्ययन के अनुसार कौन सी तकनीक 27 तक वैश्विक बिजली खपत में 85-134 टेरावाट घंटे की वार्षिक वृद्धि का कारण बन सकती है? कृत्रिम होशियारी तकनीक। V2X तकनीक जो समाचारों में देखी गई थी किससे संबंधित है? ऑटोमोबाइल से। किस केंद्रीय मंत्रालय ने प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया? शिक्षा मंत्रालय ने। भारतीय नौसेना ने रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए किस संस्थान के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? आईआईएससी बेंगलुरु के साथ। अमेरिका स्थित चिप निर्माता माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने किस राज्य में अपने संयंत्र का शिलान्यास किया? गुजरात में किया। किस कंपनी ने कैशियर लेस शॉपिंग टेक्निक जस्ट वॉक आउट विकसित की? वीरांगना ने की। कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेल की संगठन की एक पहल है? डब्ल्यूएचओ की है? विश्व स्वास्थ्य संगठन की। फाइन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल का निर्माण किस केंद्रीय शासित प्रदेश में किया गया है? सो पहली वर्टिकल विंड टनल की बात की जा रही है, इसे स्टार्ट किया गया हिमाचल प्रदेश के बकलोल में। ठीक है, सो हिमाचल प्रदेश के बकलोल में इसको स्टार्ट किया गया है।
कहाँ पर? स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में इसको डेवलप किया गया है। ठीक है। तो इंडिया की पहली ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग है ये पहली वर्टिकल विंड टनल। ठीक है। उद्देश्य क्या है इसका? कॉम्बेट फ्री फॉल, ये इसका उद्देश्य है। सो भारत में अपने आपकी पहली वर्टिकल विंड टनल ये कहाँ पर बनी है? हिमाचल प्रदेश के बकलोल में। और इसका उद्घाटन किसने किया? जो भारतीय सेना के प्रमुख है, मनोज पांडे, इन्होंने किया। फाइन, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं अब हम टनल रिलेटेड क्वेश्चंस को हम रिवाइज करने वाले हैं, जितनी भी टनल्स वगैरह भी रही थी। हाइपरसोनिक परीक्षण परीक्षण के लिए किस देश ने JF-22 विंड टनल विकसित? चीन ने किया। जोजिला सुरंग का निर्माण कहाँ किया गया? जम्मू एंड कश्मीर में। शृंखला सुरंग का निर्माण किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? ये लद्दाख में था। सेला दर्रा सुरंग जो खबरों में थी किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। नेचीफू सुरंग किस केंद्र शासित प्रदेश में? अरुणाचल प्रदेश में है ये भी। सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग है भारतीय रेलवे की। अटल सुरंग जो हाल ही में खबरों में थी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। फाइन, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, थ्री बेसिन समिट का मेजबान कौन सा देश है? सो थ्री बेसिन समिट कौन करेगा इसको मेजबानी? सो करेगा कांगो गणराज्य। सो अफ्रीका के कांगो की राजधानी ब्राजाविले यहाँ पे की जा रही है थ्री बेसिन समिट। क्या है ये? एक सम्मेलन है जिसमें इंक्लूड होगा कौन? अमेजोन, कांगो, बोर्निया मेकोंग और दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के नेता। सो इन क्षेत्रों के नेताओं ने पार्टिसिपेट किया है थ्री बेसिन समिट में। और इसका जो मेन उद्देश्य है वो क्या है? एक वैश्विक मतलब गठबंधन है, ये एक वैश्विक गठबंधन है ग्लोबल लेवल पर। सो थ्री बेसिन समिट हाल ही में हुई ब्राजीविले में, जो कि कांगो गणराज्य की क्या है? कैपिटल है। देखना ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये नाम ब्राजीविले, क्योंकि किसी देश की राजधानी अभी न्यूज में रही है। सो ब्राजीविले किस देश की राजधानी है? कांगो गणराज्य। फाइन, देखिए समिट्स की बात करते हैं। अक्टूबर 23 में इसराइल फिलिस्तीन संघर्ष के संबंध में किस देश ने शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो ये मिस्र ने की। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट ये मुंबई इसका मेजबान रहा। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन बर्लिन। और P20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी गई? ब्राजील को सौंपी गई। फाइन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पाब्लो पिकासो किस देश के प्रसिद्ध कलाकार? सो पाब्लो पिकासो की बात की जा रही है। किस देश के प्रसिद्ध कलाकार है? ये स्पेन के प्रसिद्ध कलाकार है ये। ठीक है। हाल ही में 25 अक्टूबर को इनकी 142 जन्म दिवस मनाया गया, इसलिए ये न्यूज में रहे थे। इनका अधिकांश जीवन कहाँ बीता है? फ्रांस में बीता है। इनका जो 1881 से 1973 तक इनका जीवन काल रहा है। पाब्लो पिकासो द ग्रेट आर्टिस्ट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो पेंटिंग्स है ये पाब्लो पिकासो से ही रिलेटेड है। फाइन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ISI 7017 2023, जिसे हाल ही में BIS द्वारा अनुमोदित किया गया है, किस उत्पाद से संबंधित है? सो ये रिलेटेड है इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर से, ईवी चार्जर। ईवी चार्जर से ये रिलेटेड है। BIS ने अभी इसको अप्रूवल दिया है और ये स्वदेश है। ठीक है, स्वदेशी प्रोडक्ट है ये, इसलिए ये न्यूज में रहा। इसके अलावा और कौन से प्रोडक्ट अभी न्यूज में रहते हैं? अभी फूड प्रोडक्ट न्यूज में रहते हैं, क्योंकि फसाई ने कहा है कि जो दृष्टिबाधित लोग हैं उनके लिए फूड प्रोडक्ट पर QR कोड की व्यवस्था की जानी चाहिए।
सो QR कोड ऑन फूड प्रोडक्ट बाय फसाई फॉर द वेलफेयर ऑफ जो दृष्टि बाधित लोग हैं उनके लिए। ठीक है। और इसी के साथ अभी हाल ही में एक्सप्रेस वे डिजिटल प्लेटफॉर्म ये किसने स्टार्ट किया था? HDFC बैंक ने। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, किस स्कैंडिनेवाई देश में महिला भेदभाव के विरुद्ध महिलाओं की व्यापक हड़ताल देखी गई? सो स्कैंडिनेवाई देशों की बात की जा रही है। पहले तो बात कर लेते कौन कौन से देश आते हैं इसमें। तो इसमें आता है डेनमार्क आता है, नॉर्वे आता है और स्वीडन आता है। तो ये तीन कंट्रीज है, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन। ठीक है। जैसे और फिनलैंड, आइसलैंड। तो ये जो कंट्रीज है जैसा कि देख पा रहे हो ये सब क्या है? स्कैंडिनेवाई देश। सो हाल ही में लैंगिक असमानता के विरोध में हजारों लोगों ने हड़ताल करी। ठीक है। तो महिलाओं की व्यापक हड़ताल ये कहाँ देखी गई? आइसलैंड। आइसलैंड वो कंट्री है जहाँ पर अक्सर लैंगिक समानता के लिए विरोध चलते रहते हैं। और न्यूज में ये है कि यहाँ की जो प्रधानमंत्री है जिनका नाम है कैथरीन जैक्सोडोरी, कैथरीन जैक्सोडोरी, इन्होंने भी इस हड़ताल में पार्टिसिपेट किया। ठीक है, ये भी शामिल थी। हजारों लोगों ने एक दिवसीय हड़ताल में अपनी नौकरी छोड़ दी इस व्यापक हड़ताल के दौरान। ठीक है। सो लैंगिक असमानता के विरोध में आइसलैंड में हड़ताल चल रही है जिसमें बाकी जो प्रधानमंत्री है कैथरीन जैक वो भी शामिल है। और स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र जैसे कि आप देख पा रहे हैं आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क ये सारी कंट्रीज इसमें आती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के फॉर्म में। नेक्स्ट है, सिचुएशन रूम जिसे अक्सर सिट रूम कहा जाता है किस देश से संबंधित है? सो सिचुएशन रूम जिसे सिट रूम कहा जाता है ये न्यूज में रहा, ये अमेरिका से रिलेटेड है। ठीक है। अभी न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि जो वहां के प्रेसिडेंट है जिनका नाम है जो बिडेन, उन्होंने हाल ही में क्या कर रहे थे, वो राष्ट्र के नाम अपना संबोधन दे रहे थे। किसके खिलाफ? हमास के बंधन स्थिति के अगेंस्ट में वो राष्ट्र में अपना संबोधन दे रहे थे और अचानक उन्होंने रोक दिया। अपनी जो स्पीच चल रही थी उसको रोक दिया और उन्होंने कहा कि उन्हें अभी तुरंत जाना होगा सिचुएशन रूम में। ठीक है, उनकी तत्काल उपस्थिति अनिवार्य है सिचुएशन रूम में किसी इंपॉर्टेंट काम से। ये उन्होंने अभी अपने रिसेंट के संबोधन में कहा, इस वजह से ये न्यूज में रहा। ठीक है। और कब की बात है? 24 अक्टूबर की बात है ये। ठीक है। सो जो सिचुएशन रूम है ये व्हाइट हाउस का ही पार्ट है। सो वहां के जो प्रेसिडेंट थे जो बाइडेन, वो इसराइल के साथ हमास के बंधन स्थिति के बारे में राष्ट्र के नाम अपना संबोधन कर रहे थे और उसको अचानक रोककर उन्होंने कहा कि उन्हें अभी सिचुएशन रूम में जाना होगा। जो बिडेन की बात करें तो ये यूएसए के कौन से प्रेसिडेंट है? तो ये है 46 प्रेसिडेंट है यूएसए के। ठीक है। और अगर मैं बात करूं सिचुएशन रूम, इसको लाया गया था कब? 1961 में लाया गया था कैनेडी प्रशासन के द्वारा। उस टाइम का जो प्रशासन था किसका था? कैनेडी प्रशासन। उस दौरान सिचुएशन रूम को लाया गया था। एक सुरक्षित सम्मेलन कक्ष है ये और खुफिया प्रबंधक केंद्र से रिलेटेड है सिचुएशन रूम जो कि यूएसए का है। फाइन, आगे बढ़ते नेक्स्ट। फ्लामिंगो प्रोजेक्ट जो खबरों में देखा गया किस क्षेत्र से संबंधित है? सो फ्लामिंगो प्रोजेक्ट ये है ब्रह्मांड का विकास, इससे रिलेटेड है ये। न्यूज में ये इसलिए रहा क्योंकि हाल ही में इंटरनेशनल लेवल पर फ्लैमिंगो प्रोजेक्ट को दिखाया गया जिसमें ब्रह्मांड का विकास कैसे हुआ, वो कैसे विकसित हुआ और उसमें जो अलग अलग चीजें हैं, खोजे हैं, उन सब के बारे में बात की गई। ठीक है। सबसे बड़ा कंप्यूटर सिमुलेशन था ये ब्रह्मांड के विकास से रिलेटेड। ठीक है। लेकिन फ्लैमिंगो प्रोजेक्ट के दौरान कई ऐसी बातें सामने आई जिनके कोई हल ही नहीं है, जिसका कोई आंसर ही नहीं है। बहुत जटिल जटिल पहेलियां जिनके आंसर कोई नहीं ढूंढ पाया और इसको हल नहीं कर पाया और उस जटिल पहेली को नाम दिया गया क्या? एसिड तनाव। तो एसिड तनाव ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है फ्लैमिंगो प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। तो फ्लैमिंगो प्रोजेक्ट के दौरान जो कमियां सामने आई उन कमियों का जिसका हल नहीं निकाला कि ये कैसे, क्यों, कब,
तो उसको नाम दिया गया एसेट तनाव, यानी ब्रह्मांड संबंधी टिप्पणियों से मिले विरोधाभासी परिणामों को संदर्भित करती है एसेट तनाव। वापस रिपीट कर देती हूँ, यानी ब्रह्मांड से रिलेटेड जितनी भी थ्योरीज है और उसमें जितने भी कॉन्ट्राडिक्शन है यानी विरोधाभास है, तो उन परिणामों को संदर्भित करने के लिए जो टर्म यूज है वो है एसिड तनाव। फाइन। तो इसी के साथ ये सेशन होता है यहाँ पे कंप्लीट। सो अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले सेशन के साथ।